Hello, good morning to all of you. So next chapter है determinants. तो अभी अपने क्या क्या बाकी है? अभी अपना डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल लॉजिक एंड एलपीपी, ये अपना बाकी है ना? ओके, छोटे छोटे चैप्टर हैं पर देखते हैं अपने पास तो ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर और कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे. ओके, सो डिटर्मिनेंट्स. तो डिटर्मिनेंट्स क्या करता है कि एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज करके रखता है. तो रो और कॉलम को अरेंज करके रखता है. डिटर्मिनेंट जो एक है, इसका मोटिवेशन कैसे आया? a1x plus b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y इक्वल टू c2. अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो मैं y की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकता हूँ बैक सब्स्टिट्यूशन से. तो वो मेथड तो मेरे पास है ही, बैक सब्स्टिट्यूशन. पर अगर कल को नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ गए तो बैक सब्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन डिटर्मिनेंट बहुत इजी हो जाता है. तो x हो जाएगा d1/d, y हो जाएगा d2/d, और d क्या है? कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट. कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट d1 है, पहली कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, और d2 है, दूसरी कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो. इसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल. नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखना क्रेमर्स रूल में कांस्टेंट आर ऑन द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एंड वेरिएबल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. क्रेमर्स रूल में कांस्टेंट आर ऑन द राइट हैंड साइड एंड वेरिएबल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट. होता क्या है? डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में फर्क है. मैट्रिसेस डेटा होता है, मैट्रिसेस डेटा होता है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है. डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है. डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है. तो नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज द रोज, द वर्टिकल लाइंस आर नोन एज द कॉलम्स. नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. तो डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वो n क्रॉस n. तो पहला वाला नंबर ऑफ रोज बताता है और दूसरा वाला हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है. नेक्स्ट, जनरल एलिमेंट. जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट. तो हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है. तो ए आई जे, ए मतलब एलिमेंट, आई मतलब आयत रो, और जे मतलब जेथ कॉलम. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो हर एलिमेंट का एक यूनिक एड्रेस है. एक एड्रेस पे एक ही एलिमेंट मिलेगा. नेक्स्ट है माइनर. माइनर को एम से डिनोट करते हैं. आई जे मतलब आयत रो और जेथ कॉलम का माइनर. तो एम आई जे मतलब आयत रो और जेथ कॉलम का माइनर. वो क्या बताता है? तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये बताता है कि
ये बताता है कि ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद में, तो डिलीट ith रो एंड jth कॉलम, तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद में जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो माइनर है। तो जैसे अगर मुझे मान लो M21 लिखना है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद तो A12, A13, A32, A33, तो ये जो बनेगा वो माइनर होगा। नेक्स्ट कॉमन सेंस है कि माइनर का ऑर्डर एक एक कम हो जाएगा, n-1 क्रॉस n-1, तो माइनर का ऑर्डर एक एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स होता है माइनर विथ साइन, तो माइनर विथ साइन, माइनर विथ साइन, तो Cij इज इक्वल टू -1 + i + j Mij, तो वो साइन ऐसे लगता है i + j। तो अगर मुझे C12 तो वो -M12, तो सिंपल सा है, अगर सम ऑड है तो माइनस आएगा, अगर सम इवन है तो प्लस आएगा, तो C22 इक्वल टू M22। इसलिए डिटरमिनेंट का जब एक्सपेंशन करते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता है, ऑल्टरनेट चलता है। तो उसके पीछे रीजन है कोफैक्टर्स। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो अगर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के अबाउट, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। कोफैक्टर और को एलिमेंट और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, तो A1 मैं फर्स्ट रो के अबाउट कर रहा हूँ, तो A11 C11, A12 C12, A13 C13, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ऐसा तुम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हो। तो अगर सपोज मैं मान लो सेकंड कॉलम के अबाउट, तो A12 C12, A22 C22, A32 C32, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। हम हमेशा जनरली फर्स्ट रो के अबाउट ही करते हैं, पर जनरली तुम उस रो और उस कॉलम के अबाउट करो जिसमें ज्यादा जीरोज है, उस रो और उस कॉलम के अबाउट करो जिसमें ज्यादा रोज, ज्यादा एलिमेंट जीरो है, उस रो और कॉलम के अबाउट करो जिसमें एलिमेंट ज्यादा एलिमेंट जीरो है। नेक्स्ट है, अगर किसी रो के एलिमेंट और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स है, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स है, तो वैल्यू जीरो आएगी। तो यहां मैंने क्या किया है, एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर्स सेकंड रो के हैं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू जीरो आएगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, condition of concurrency aix plus biy plus ci equal to 0,
i इक्वल टू 1 2 3, ये 3 लाइन है, तो ये 3 लाइन कॉन्करेंट होगी, तो कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0, कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, पर अगर डिटर्मिनेंट 0 है, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो इसके दो मतलब है, लाइंस आर कॉन्करेंट और दे आर पैरेलल, क्योंकि जब वो पैरेलल होते हैं तब भी डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉडुलस साइन इसी को एक्सटेंड कर दिया। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो एरिया विल बी 0, तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 equal to 0. Next, second degree curve represents pair of straight line. तो second degree curve ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents pair of straight line. तो कब होगा? डेल्टा 0, और वो डेल्टा क्या होता है? ABC डायगोनल FGH एंटी क्लॉकवाइज और उसका मिरर इमेज इज इक्वल टू 0. Next, equation of line passing through 2 points. तो x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इट्स अ लोकस इज अ कंडीशन, और कंडीशन है एरिया इज 0, कंडीशन है एरिया इज 0। तो अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो इक्वेशन आएगी लाइन की। सिक्स्थ, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट से। तो ये a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3। अगर 3 वेक्टर्स दे रखे हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर दे रखा है a1 i कैप, a2 i j कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। सी वेक्टर दे रखा है c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी बॉक्स ABC। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। अभी तक तो ये था कि डिटरमिनेंट कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट, अगर कोई डिटरमिनेंट दे रखी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं, इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू विल रिमेन सेम। द वैल्यू विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, अगर कोई दो रो इंटरचेंज किया, अगर कोई दो रो इंटरचेंज किया तो माइनस का फर्क आ जाएगा। अगर दो रो इंटरचेंज किया तो माइनस का फर्क आ जाएगा। अगर दो रो इंटरचेंज किया तो माइनस का फर्क आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0।
अगर कोई दो रो आइडेंटिकल या दो कॉलम आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय स्केलर। अगर किसी डिटर्मिनेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर मैंने मान लो इसको k से मल्टीप्लाई किया तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है। कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है। कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई कॉमन लेना है तो किसी एक रो से कॉमन आता है, तो कभी कॉमन आता है तो किसी एक रो से कॉमन आता है। तो यही रीजन है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के अलजेब्रा में काफी फर्क है। तो सपोज अगर मान लो ऐसा लिखा है Ka1, Ka2, Ka3, K1B1, K1B2, K1B3, KC1, KC2, KC3। अच्छा, इसको भी K ही ले लेता है। अब मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस में सब में से कॉमन आएगा, मैट्रिसेस में सब में से कॉमन आएगा, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। एक रो या एक कॉलम में से कॉमन आता है। तो यहाँ पे पहली रो से k कॉमन आएगा, दूसरी से, तीसरी से, तो ये k क्यूब हो जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेगा। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम, मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट के साथ। और मैट्रिसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है एडिशन। तो अगर कभी डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है तो बाकी रोज एज इट इज रहती है और एक रो स्प्लिट होती है। तो A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई, A3 प्लस जेड, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो डिटर्मिनेंट में फंडा क्या होता है, एक रो स्प्लिट होगी, बाकी सब एज इट इज रहेंगी, बाकी सब एज इट इज रहेंगी। तो एडिशन भी ऐसा ही होता है, सब बाकी सब रोज एज इट इज रहेंगी, एक रो ऐड होगी, एक रो ऐड होगी। तो देखो, तो सेकंड रो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज रहेगी। स्प्लिट होगी फर्स्ट रो। तो एडिशन भी जब करते हैं ना तो सेकंड और थर्ड एज इट इज है, तो बस एक रो के एलिमेंट ही ऐड होंगे, एक रो के एलिमेंट ही ऐड होंगे। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस में हर करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होगा, मैट्रिसेस में हर करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होगा। तो मैट्रिसेस में हर करस्पॉन्डिंग टर्म ऐड होगा। तो मान लो अगर P फर्स्ट रो P एलिमेंट्स में स्प्लिट है, सेकंड रो Q में और थर्ड रो R में, तो ऐसे टोटल कितनी डिटर्मिनेंट्स निकलेंगी, P इंटू Q इंटू R। तो ऐसी टोटल कितनी डिटर्मिनेंट निकलेंगी, P इंटू Q इंटू R। नेक्स्ट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो अगर इस पे कोई ऑपरेशन किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, तो अगर इस पे कोई ऑपरेशन किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको, तो वो क्या कहता है कि जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए।
और बाकी रोज को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी रोज को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो कैसे चेंज होंगे? R1 goes to R1 plus LR2 plus MR3 so R1 goes to R1 plus, यानी पहली रो के एलिमेंट अब चेंज हो जाएंगे। कैसे? R1 plus LR2 plus MR3 तो A1 plus LB1 plus MC1, A2 plus LB2 plus MC2, A3 plus LB3 plus MC3। तो पहली रो के एलिमेंट चेंज हो गए। फिर ये दूसरी रो पे कुछ ऑपरेट नहीं किया, एज इट इज है। तीसरी रो पे भी कोई ऑपरेट नहीं किया, एज इट इज है। तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट चेंज हो गए तो हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए। डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स चेंज हो गए तो हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए। हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब तो ये वो क्या बोलना चाह रहा है कि इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो कैसे, तो मैं समझाता इसको। इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो रो एज इट इज है और पहली रो के टर्म 3 टर्म में स्प्लिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये 3 डिटरमिनेंट में स्प्लिट होगी। तो जब 3 डिटरमिनेंट में स्प्लिट करेंगे ना, 3 डिटरमिनेंट में स्प्लिट करेंगे तो देखो पहली वाली क्या होगी, A1 B1 C1 वाली होगी। दूसरी में क्या होगा, LB1 LB2 LB3 B1 और ये C1 वाली होगी। और तीसरी में क्या होगा, MC3 MC1 MC2 MC3 और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हो क्या रहा है, इसमें दो रो पैरेलल है तो 0, इसमें भी दो रो पैरेलल है 0 और ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट है। तो इसका मतलब D1 D नॉट इक्वल टू D। तो इससे ये समझ में आया कि ऐसे ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसे ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स है जो तुम्हें ध्यान में रखना है। पहला रूल, जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरा रूल, अगर रो पे ऑपरेशन है तो सिर्फ रोज ही यूज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि R1 goes to R1 minus 2C1, ऐसा नहीं होगा। अगर रो पे ऑपरेशन है तो सिर्फ रोज ही यूज होंगी। नेक्स्ट, अब कभी कभी क्या होता है, डिटरमिनेंट पे कोई ऑपरेशन लगाया, फिर डिटरमिनेंट आई, फिर से ऑपरेशन लगाया, फिर एक डिटरमिनेंट आई। तो डिटरमिनेंट हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यहां से यहां डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन साइमल्टेनियस ऑपरेशंस। तो अपन ऐसे साइमल्टेनियस ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिटरमिनेंट दे रखी है and R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3, तो ऐसे साइमल्टेनियस ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो पहली चीज, अगर n रोज है तो तुम साइमल्टेनियस ऑपरेशन n-1 लगा सकते हो। पर हमारे सिलेबस में थर्ड ऑर्डर तक ही है तो इसलिए अपन दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है वो ध्यान में रखना है। पहला रूल, तो थर्ड ऑर्डर की है तो दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वो पुराने रूल तो है ही, जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होगा। जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होगा। जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अगर पहला ऑपरेशन रो पे लगा है तो दूसरा भी रो पे ही लगेगा। ये नया है। पहला अगर रो पे लगा है
तो दूसरा भी रो पे ही लगेगा। नेक्स्ट, पहला जिस पे ऑपरेशन लगा है वो दूसरे में यूज नहीं होगा। तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन में दो रूल है। पहला कि अगर पहला रो में लगा है तो दूसरा भी रो पे ही लगेगा। नेक्स्ट, पहले ऑपरेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो दूसरे में यूज नहीं होगी, पर बाद में यूज हो सकती है। इसके आगे यूज कर सकते हैं पर साइमल्टेनियस ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगा है, R1 यूज नहीं होगी। R1 पे ऑपरेशन लगा है तो R1 यूज नहीं होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा पे अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाती है तो x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट एंड x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। ये हम लोग पढ़ते हैं, वो डिटर्मिनेंट में भी काम करता है। तो अगर x इज इक्वल टू अल्फा पर अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गई तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल -2a a प्लस बी a प्लस सी, नहीं तो ऐसे लिख लो 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। तो इसमें a इक्वल टू b पर 0 हो रहा है तो इसका मतलब a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। b इक्वल टू c पे 0 हो रहा है तो b माइनस सी फैक्टर होगा। c इक्वल टू a पे 0 हो रहा है तो c माइनस a फैक्टर होगा। नेक्स्ट, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपेंशन में मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसके एक्सपेंशन में मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसके एक्सपेंशन में मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 ही फैक्टर हो सकते हैं। तो फिर बचता ये है कि कोई कांस्टेंट आ गया तो ए बी की कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लो। मान लो जैसे A1 ले लिया, B0 ले लिया और C-1 ले लिया, तो वहां से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K की वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। तो a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस a। नेक्स्ट, 1a a क्यू 1b b क्यू 1c c क्यू। देख के लग रहा है चार डिग्री है तो सिमेट्री से a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस a और एक चौथा फैक्टर और आएगा a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट, 1a स्क्वायर a क्यूब 1b स्क्वायर b क्यूब 1c स्क्वायर c क्यूब। तो इसमें डिग्री 5 जाएगी तो सिमेट्री से a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस a, तो एक 2 डिग्री और बची तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इनका प्रूफ बहुत इजी है। R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3। तो सिंपल तो क्या होता है, जीरो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगे और हमारा हमेशा एम रहता है डिटर्मिनेंट में कि ज्यादा से ज्यादा जीरो क्रिएट करो। तो ज्यादा से ज्यादा जीरो क्रिएट करने से हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ABC BCA CAB साइक्लिक ऑर्डर में, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो तो ये आता है माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसके फैक्टर्स है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक और, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। तो
माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2a स्क्वायर को a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली इसमें उल्टा भी करना आना चाहिए। उल्टा मतलब कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है, तो वो किन दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, हमें ये तो सीखना ही है कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पर हमें ये भी सीखना होता है, हमें ये तो सीखना ही है कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पर हमें ये भी सीखना होता है कि कोई अगर डिटर्मिनेंट दे रखी है तो वो कौन सी दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, कौन सी दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो देखो, अच्छा जो डिटर्मिनेंट आगे लिखी रहती है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं, जो डिटरमिनेंट बाद में लिखी होती है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। जो डिटरमिनेंट पहले लिखे होते हैं उसको प्री फैक्टर बोलते हैं, जो बाद में लिखे होते हैं उससे पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कैसे काम करती है डिटरमिनेंट, प्री फैक्टर की रोज और पोस्ट फैक्टर की कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, प्री फैक्टर की रो पोस्ट फैक्टर की कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, प्री फैक्टर की सेकंड रो और पोस्ट फैक्टर की फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसका रो 2 कॉलम 1 आएगा। प्री फैक्टर की सेकंड रो और पोस्ट फैक्टर की सेकंड कॉलम अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो रो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो करके देखते हैं एक बार। तो a1l1 प्लस b1l2, a1m1 प्लस b1m2, a2l1 प्लस b2l2, a2m1 प्लस b2m2। तो ये आ गया, वो भी 2/2। अब उल्टा, उल्टा ये कि तोड़ते कैसे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैसे तोड़ते हैं। प्री फैक्टर जो है वो हमेशा रो से भरी जाती है और पोस्ट फैक्टर जो है वो कॉलम से भरी जाती है। तो देखो कॉलम में जो कॉमन है वो पोस्ट फैक्टर की कॉलम आएगी, कॉलम में जो कॉमन है वो पोस्ट फैक्टर की कॉलम आएगी। नेक्स्ट, जो रो में कॉमन है वो प्री फैक्टर की रो आएगी, रो में जो कॉमन है तो प्री फैक्टर की रो आएगी, प्री फैक्टर की रो आएगी। नेक्स्ट है, सर हाँ बोलो। सर ये जो प्री फैक्टर की जो रो आई वो एक बार फिर समझाना। ऐसे क्या, तो देखो क्या होता है ना, हमें रो में जो कॉमन आएगा, तो रो में जो कॉमन आएगा, अभी देखो पहली रो में कॉमन क्या आ रहा है, a1 b1 b1, तो यानी a1 b1, तो वो प्री फैक्टर की रो हो जाएगी। a2 b2, तो वो प्री फैक्टर की रो a2 b2 हो जाएगी। जैसे कॉलम में ढूंढ रहे थे, कॉलम में सेम क्या था,
तो जैसे L1 L2, तो ये हो गया L1 L2, M1 M2 सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो M1 M2। तो उसी तरह से A1 B1 A1 B1, तो A1 B1, A2 B2 A2 B2, तो ये A2 B2। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 or 3 variables. System of linear equation in 2 or 3 variable. अरे यार, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 and 3 वेरिएबल, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में कैसे, पहले 2 वेरिएबल, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, और 3 में a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो होगा क्या, पहले 2 में समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन x और y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर, 2 वेरिएबल x y x y x y, 2 वेरिएबल x y x y, लीनियर, वेरिएबल की पावर 1, सिस्टम कलेक्शन ऑफ इक्वेशन, सिस्टम कलेक्शन ऑफ इक्वेशन, सिस्टम कलेक्शन ऑफ इक्वेशन। अब और डिटेल में जाते हैं। ये एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 2 इक्वेशन क्या कर रही है, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और 2 लाइन क्या क्या कर सकती हैं, 2 लाइन या तो कोइंसिडेंट होगी, या पैरेलल होगी, या इंटरसेक्टिंग होगी। तो कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, x और y की वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, और अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन। अब 3 वेरिएबल पे जाते हैं, हमारे सिलेबस में थर्ड तक ही है। तो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1। तो वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सिस्टम कलेक्शन ऑफ इक्वेशन, तो ये 3 इक्वेशन मिलके सिस्टम बना रही है, ये 3 इक्वेशन मिलके सिस्टम बना रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एक इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ये एक इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 3 इक्वेशन 3 प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 3 इक्वेशन 3 प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और 3 प्लेन्स क्या क्या कर सकते हैं, और 3 प्लेन्स क्या क्या कर सकते हैं। तो ये 3 प्लेन, ये 3 इक्वेशन 3 प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और 3 प्लेन क्या क्या कर सकते हैं, तो 3 प्लेन या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तीनों प्लेन एक लाइन से पास हो रहे होंगे, या 3 में से 2 पैरेलल एक कट कर रहा होगा, तीनों पैरेलल और तीनों आपस में कट नहीं कर रहे हैं।
तो देखो क्या क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें एक ही सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जो कॉमन है, तो एक ही आया, यूनिक। इसमें पूरी लाइन कॉमन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल में, तो या तो सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन अगर आया तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन किस केस में नहीं आ रहा? पैरेलल। कंसिस्टेंट में भी 2 केस है, या तो एक ही सॉल्यूशन आया या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है तो ट्रिवियल, अगर वो अदर देन ओरिजिन है तो नॉन ट्रिवियल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी ओरिजिन अगर वन ऑफ द सॉल्यूशन है तो ट्रिवियल, अगर ओरिजिन वन ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है तो नॉन ट्रिवियल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रेशियो में लिखे जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रेशियो में लिखे जाते हैं। तो रेशियो में लिखे जाते हैं तो के की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे तीनों जीरो हो सके, ट्रिवियल। के की ऐसी वैल्यू जिसपे तीनों जीरो नहीं हो सके, नॉन ट्रिवियल। तो ये हो गया सिस्टम। तो ऐसे होता है। अब आता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा लाइंस पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? तो a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। तो लाइंस पैरेलल है, कैसे पता चलेगा? लाइंस कोइंसिडेंट है, कैसा पता चलेगा? तो लाइंस पैरेलल है, कोफिशिएंट आर इन अ रेशियो बट कांस्टेंट not in a ratio. Coincident, coefficient are in a ratio and constant are also in a ratio. Same प्लेन के केस में भी है, a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2। तो पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो पैरेलल, कोफिशिएंट आर इन अ रेशियो but constant are not in ratio. Coincident, coefficient are in a ratio and constant are also in a ratio। तो वहां से अपने को पता चलेगा। अब बचता है एक, कि अगर प्लेन्स अगर एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो उस केस में होता है, तो प्लेन लाइन में इंटरसेक्ट करेगा तो ये चला गया वेक्टर 3D में, तो वहां पे चेक करते हैं कि पी प्लेन्स एक लाइन से पास हो रही है। नेक्स्ट, तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? तो देखो, तो aix plus biy plus ciz इक्वल टू डी आई, फिर आई इक्वल टू 1 2 3, तो x आ जाएगा d1 by d, y आ जाएगा d2 by d, z आ जाएगा d3 by d। ये क्या होता है? तो d होती है कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट। d1 होगा पहली कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, d में पहली कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो d2 क्या होगा? d में सेकंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, d3 क्या होगा? थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो ये जगह d3। अब आता है क्रेमर्स रूल, ये इसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल।
इसको बोलते क्रेमर्स रूल। अब वो जो ट्री डायग्राम अपन ने बनाया था, वो ट्री डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये ट्री डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो d नॉट इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, a ऑल आर 0, d1 d2 d3 तीनों 0 है। तो देखो ना, तो अगर d1 d2 d3 तीनों 0 है और d 0 नहीं है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो वो कौन आया? सॉल्यूशन आया कंसिस्टेंट, एक ही आया यूनिक, और वो 0 है, तो यानी ट्रिवियल। इसका ये मतलब हुआ। तो अब इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन आया कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आया कंसिस्टेंट, एक ही आया यूनिक, और वो ओरिजिन है, तो ट्रिवियल। बी at least one of them is non-zero. At least one of them is non-zero. तो इसका मतलब है कम से कम एक नॉन जीरो आएगा। तो देखो, तो ट्री डायग्राम से सॉल्यूशन आया कंसिस्टेंट, एक ही आया यूनिक, अदर देन ओरिजिन है, नॉन ट्रिवियल। तो सॉल्यूशन आया कंसिस्टेंट, एक ही आया यूनिक, अदर देन ओरिजिन है, नॉन ट्रिवियल। ऐसे सी और डी, डी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो अगर मान लो एक है 2 और डी तो 0 है, तो 2/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो कोई एक वेरिएबल इंफिनिटी हो जाएगा, तो यानी वो नहीं मिल रहा, तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो नो सॉल्यूशन। तो ये किधर चला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। सी बिट थोड़ी रिस्की है, इसमें d1 d2 d3 और d चारों ही 0 है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है कि प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, और प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन। प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन। तो इसके क्या क्या? प्लेन्स आर पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, infinite solutions, planes are intersecting in a line, infinite solutions। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर d1 d2 d3 अगर सब 0 होता है ना, तो उसको होमोजीनियस सिस्टम बोल, नहीं, d1 d2 d3 अगर तीनों 0 है तो उसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। अगर d1 d2 d3 तीनों 0 है तो उसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो ये जैसे f of x, g of x, h of x, u of x, v of x, w of x, p of x, q of x, r of x, ये अपन ने एमओडी चैप्टर में भी किया था। तो डिटर्मिनेंट को डेरिवेटिव रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट रूल की तरह चलता है, बाकी सारी रोज को एज इट इज और एक रो का डेरिवेटिव। तो देखो, सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो थर्ड रो एज इट इज सेकंड रो का डेरिवेटिव,
फर्स्ट रो, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो का डेरिवेटिव। तो देखो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, सेकेंड रो का डेरिवेटिव और इधर थर्ड रो का डेरिवेटिव। ऐसा कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो तुम्हें देखते हुए रहना पड़ता है कि रो वाइज करना है कि कॉलम वाइज करना है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो मान लो कोई एलिमेंट्स दे रखा है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n, तो डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? तो कैसे आएगी कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भरने मिनिमम से, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भरने मैक्सिमम से। तो जैसे, और डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स है 0 1 2 3, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट है उसको मिनिमम से भरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको मैक्सिमम से भरो। तो ये आ गया 54। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -54। चैप्टर इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। 5 मिनट का ब्रेक लेता, एक लेक्चर और लगेगा अपने को, सैटरडे तक नहीं होगा। तो अपने को एक लेक्चर लगेगा। तो इस बार ट्यूसडे 26 जनवरी को है, तो 26 जनवरी बहुत देर हो जाएगा तुम्हारा। तो अपन क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अरे यार सैटरडे, अरे यार अभी मैट्रिसेस कल कंप्लीट होगी, फिर एसओटी, तो परसों बीटी,
ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। बच्चों से जनरली जो मिस्टेक होती है वो पहली मिस्टेक ये होती है कि कैजुअल अलजेब्रा लगा देते हैं, जैसा नंबर थ्योरी में होता है तो यहाँ भी होता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अलजेब्रा में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिसेस में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यू कांट राइट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा क्या करता है फ्लो में, ठीक है ऐसा होता होगा, तो उसमें एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चों से मैट्रिसेस चैप्टर में तो पहली मिस्टेक ये होती है कि कैजुअली मतलब ऐसा होता होगा, पर यू नीड टू चेक कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि कई बार मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की अलजेब्रा मिक्स हो जाती है, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में कई चीजें है जो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, मैट्रिसेस एक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक डेटा है। दूसरी चीज, डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती है, पर मैट्रिसेस में बराबर हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट में जब ऐड करते हैं, दो डिटरमिनेंट ऐड करते हैं तो एक ही रो ऐड होती है, बाकी सब एज इट इज रहती है, पर मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं। नेक्स्ट, स्केलर से मल्टीप्लाई। स्केलर से मल्टीप्लाई मैट्रिसेस में स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, पर डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है। डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होती है स्केलर से। तो ये फर्क है। ओके, तो मैट्रिसेस क्या होता है, mn नंबर्स को m रोज और n कॉलम्स में अरेंज करता है। अरेंज का मतलब ऑर्डर मैटर्स, अरेंज मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। तो जैसे देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो ये हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज, वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स। So vertical lines are column। तो ये m रोज और n कॉलम्स हो गया। m रोज और n कॉलम्स हो गया। तो इसको लिखते हैं m क्रॉस n, इसको लिखते हैं m क्रॉस n। पहला वाला हमेशा नंबर ऑफ रोज बताता है, दूसरा वाला हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। ओके, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये भी एक फर्क है।
डिटर्मिनेंट में सिर्फ 2 पैरेलल लाइन में लिखा जाता है, पर मैट्रिसेस में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये भी एक फर्क है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में। तो मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट aij m cross n, where I goes from 1 to m and j goes from 1 to n. नेक्स्ट, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की तरह एक्सपेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रियल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर रियल। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, at least one of the element is imaginary. Next, types of matrices, ताकि नाम हम पता हो अपने को। रो मैट्रिक्स, जो रो जैसी दिखेगी। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी, हैविंग ओनली वन रो, तो 1 1 1 2। तो 1 क्रॉस n, क्योंकि उसमें एक रो होगी पर कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ऑल्सो नोन एज अ रो वेक्टर, क्योंकि इसको तुम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो जैसे किसी वेक्टर के कंपोनेंट है। तुम इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो जैसे ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो अगर रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, हैविंग ओनली वन कॉलम। having only one column. नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, तो उसमें रो कितनी भी हो सकती है, ऑल्सो नोन एज अ कॉलम वेक्टर। क्योंकि ऑल्सो नोन एज अ कॉलम वेक्टर, क्योंकि इनको ऐसे देखा जा सकता है कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट है। नेक्स्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अच्छा, ये मत सोच लेना कि वैल्यू इज जीरो, वैल्यू नहीं होती, क्यों मैट्रिक्स डेटा होता है, मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं होती है। सो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नेक्स्ट, इसको नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, तो 3 क्रॉस 2। तो 3 क्रॉस 2 का क्या मतलब है? 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब जिसकी लेंथ विड्थ से ज्यादा दिखे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसकी लेंथ विड्थ से ज्यादा दिखे, तो वो तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट, all row matrix are
horizontal matrix. All row matrix are horizontal matrix except 1 cross 1, क्योंकि 1 cross 1 रो मैट्रिक्स है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। तो ऐसे वर्टिकल मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। है ना। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, number of rows is equal to number of columns. Number of column is equal to number of rows is equal to number of columns. First row, first column, first row, second, first row, third column, second row, first column, second row, second column, second row, third column, third row, first column, third row, second column, third row, third column. और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है। तो डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खास बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स में खास बात है कि अगर A12 है तो A21 भी होगा, अगर A12 है तो A21 भी होगा, A31 है तो A13 भी होगा। मतलब Aij है तो Aj भी होगा, Aij है तो Aj भी होगा, and they are known as the conjugate elements. They are known as the conjugate elements. ठीक है, they are known as the conjugate elements. Next स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं डायगोनल। अभी बच्चों को लगता है कि स्क्वायर मतलब तो 2 डायगोनल, पर यहाँ पर ऐसा 2 डायगोनल नहीं होता। यहाँ पे डायगोनल के एक फंडा होते हैं, यहाँ i इक्वल टू जे, और ये जो ऊपर का होता है इसमें j ग्रेटर देन i होता है, और ये जो होता है उसमें i ग्रेटर देन j होता है। तो एक्चुअली तुम ये ध्यान में रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल जो होती है वो i इक्वल टू जे, ऊपर गए तो i लेस देन j, और नीचे गए तो i ग्रेटर देन j। नेक्स्ट स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं पर मैट्रिक्स में एक ही होता है। वो रीजन है i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे, रीजन है i इक्वल टू जे। अरे यार एक मिनट ना, ओके तो इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल i इक्वल टू जे। तो A11, A22, ANN, so they are diagonal elements I equal to j, and this is known as a principal or leading diagonal. Principal or leading diagonal. Next, diagonal elements का sum
यानी सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट यानी सिग्मा ए आया है, वो होता है ट्रेस ऑफ ए, उसको ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, एक है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर में भी दो है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं और नीचे जीरो होता है, तो डायगोनल के नीचे सारे जीरो होते हैं, मतलब ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई ग्रेटर देन जे। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, नीचे एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर सारे जीरो होते हैं, तो ए आई जे इक्वल टू जीरो जे ग्रेटर देन आई। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा नल मैट्रिक्स इज नाइदर अपर ट्रायंगुलर नॉर लोअर ट्रायंगुलर। नल मैट्रिक्स अपर और लोअर ट्रायंगुलर नहीं है। Diagonal matrix, all non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements मतलब I not equal to j, और at least कम से कम एक diagonal element नॉन जीरो, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना। तो A11 A22 से लेके ANN बाकी सब जीरो। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, डायगोनल ऑफ A11 A1 A22 ANN, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि डायगोनल के अलावा सारे जीरो है और सिर्फ डायगोनल के ही एलिमेंट्स चाहिए होते हैं अपने को। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्ट में, स्केलर एंड आइडेंटिटी, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू स्केलर के। और आइडेंटिटी में क्या होता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, और उसको डिनोट करते हैं आई से, आई एन मतलब nth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर वन और बाकी सब जीरो। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स बराबर कब होगी, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, A equal to 1, B equal to 2, C equal to 3 and D equal to 4। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, एडिशन। यहां से तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा, इक्वल तो तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। सेम एडिशन में भी मैं ऐड तभी कर पाऊंगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, जब मैं ऐड तभी कर पाऊंगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देखो
तो करस्पॉन्डिंग 7 + 1 8 + 2 3 + 9 4 + 6 5 +, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो करते हैं 7 और 1 8, 8 2 10, 9 और 3 12, 6 4 10 10 10, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दो। नेक्स्ट, तो अगर कोई ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि एडिशन करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ट्रेस तो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालो या ट्रेस निकाल के ऐड करो, एक ही बात है। मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालो या ट्रेस करके ट्रेस निकाल के ऐड करो, एक ही बात है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव। a + b b + a होता है, ऐसा कैजुअल लगता है पर आना चाहिए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब पहले a और b को ऐड किया फिर c को ऐड करूं, या मैंने पहले b और c को ऐड किया फिर a को ऐड करूं, एक ही बात है, एक ही बात है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब जिसके ऐड करने से वो 0 हो जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट, कैंसिलेशन लॉ। a + b = a + c, तो ये a को कैंसिल कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि सेम सेम है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है। ab = ac, तो a कैंसिल नहीं कर सकते, उसके पीछे एक लॉजिक देना पड़ता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a32 33, तो इसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स में सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, के a1 के a12 के a13 के a21 के a22 के a23 के a31 के a32 के a33, तो मैट्रिक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें एक रिमार्क बनेंगे, अगर मैं मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकालूं या ट्रेस निकाल के उसको k से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो बच्चों से कैजुअल मिस्टेक क्या होती है, k बाहर ले लिया। अरे भैया मेंस एडवांस है, तो k⁻n करके बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि जितनी रोज होंगी उतने k बाहर निकलेंगे, जितनी रो होगी उतने k बाहर निकलेंगे, तो k⁻n into डिटरमिनेंट। नेक्स्ट, तो k⁻n करके बाहर निकलता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सेम एज डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट में किया, पर डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस से आया है, तो मैट्रिसेस में देखते हैं a into b = c। a को बोलते हैं प्रीफैक्टर, b को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, a को बोलते हैं प्रीफैक्टर, b को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। नेक्स्ट, ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए
इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो सपोज ये m क्रॉस n है, ये n क्रॉस p है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये n मैच करेगा और रिजल्टेंट आएगा m क्रॉस p। तो देखो, तो ये 1 1 1 n m1 mn b11 b1p pn1 pnp m cross n cross p। तो रिजल्टेंट c11 c1p cm1 cmp m cross p। तो फंडा क्या होता है ना, इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसलिए प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। तो प्री फैक्टर की नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, हम इसका जनरल एलिमेंट लिख सकते हैं, इसका जनरल एलिमेंट रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का Cij, तो क्या होगा, प्री फैक्टर की ith रो और पोस्ट फैक्टर की jth कॉलम। प्री फैक्टर की ith रो और पोस्ट फैक्टर की jth कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये होगा air brj where r goes from 1 to n। तो ये आ जाएगा Cij। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हर जनरल एलिमेंट आ जाएगा। ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, प्री फैक्टर की रो और पोस्ट फैक्टर की कॉलम मल्टीप्लाई होके ऐड हो रही है। प्री फैक्टर की रो और पोस्ट फैक्टर की कॉलम मल्टीप्लाई होके ऐड हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये कम्यूटेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे। पहली चीज, अगर ए भी आ रहा है बी ए आएगा, ये जरूरी नहीं है। ए भी आ रहा है बी ए आएगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, अगर ए भी आ रहा है और बी ए आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो। पहली चीज, दोनों हो ये जरूरी नहीं है, और दोनों हो भी और वो बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट रिमार्क, मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा नहीं बोल सकते ए इक्वल टू नल और बी इक्वल टू नल। नहीं, दो नॉन नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो देखो 1 1 2 2 -1 1 -1, तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो वो आएगा नल मैट्रिक्स। तो दो नॉन नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये ए एंड बी आर नोन एज द डिविजर्स ऑफ जीरो। ए एंड बी आर नोन एज द डिविजर्स ऑफ जीरो। नेक्स्ट, अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो बोल सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू जीरो, मतलब डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू जीरो। तो आइदर डिटरमिनेंट ए जीरो है और डिटरमिनेंट बी जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनमें से कोई एक सिंगुलर है। नेक्स्ट, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इतना इजी नहीं है कि ए काट दिया, उसके लिए बोलना पड़ता है ए इज नॉन सिंगुलर। तो अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो आई बी इक्वल टू आई सी विच इज बी इक्वल टू सी। अब बोल सकते हैं, पर देखने में ऐसा लग रहा है काट दिया, पर वो तभी हो पाया जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। नेक्स्ट,
अगर ए बी इक्वल टू बी ए होता है तो उसको बोलते हैं कम्यूट ईच अदर, और ए बी इक्वल टू माइनस बी ए होता है तो उसको बोलते हैं एंटी कम्यूट ईच अदर। नेक्स्ट एसोसिएटिव, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करूं फिर सी को करूं, या पहले बी और सी को करूं फिर ए को करूं, दोनों भी चलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ए टाइम्स बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी, ए टाइम बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए रेस टू एम ए रेस टू एन, इसको पावर ऐड कर सकते हैं, ए रेस टू एम रेस टू एन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट ए रेस टू जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स तो ए रेस टू जीरो नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल होती है ना ए एन एक्स एस टू एन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, उस तरह से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एक्स की जगह ये रख दो तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पर मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, तो ए नॉट अकेला कैसे आ गया, तो उसके साथ आई लगी हुई है। नेक्स्ट अगर ये एफ ऑफ ए जीरो हो गया तो मैट्रिक्स से उसकी रूट हो जाएगी, मैट्रिक्स से उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो स्पेशल मैट्रिक्स है वो कल करते हैं फिर। तो कल अपना मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, एसओटी स्टार्ट हो जाएगा, तो कल होपफुली शायद एसओटी खत्म भी हो जाए।